हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी, स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक नज़र में। आज हम आपको कारक पढ़ाएंगे। तो जो हम हिंदी की सीरीज चला रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कारक है। ठीक है, कारक। तो कारक का मतलब होता है करने वाला, यानी उसको कार्य को कौन कर रहा है। ठीक है, यानी किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी कारक का मतलब इस तरीके से जो किस प्रकार से वह कार्य होता है। ठीक है, तो ये हम एक उदाहरण के माध्यमों से इन्हें एक एक को हम विस्तार से जानते चलेंगे। तो सबसे पहले जो कारक है हिंदी में वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कम होते हैं, वो 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में 6 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक टेबल बनी हुई है। इन टेबलों को हम जिन्हें कहते हैं चिन्ह के चिन्हों से हम इनको समझ सकते हैं। तो इस टेबल को आप बना भी सकते हैं या किताबों में बनी रह सकती है, वहाँ से भी आप इसे उतार सकते हैं आसानी से। तो मतलब है कि समझने का कि इनको हम किस प्रकार से प्रयोग करके हम उसे जान सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से सबसे पहला है कर्ता, इसके साथ जुड़ा हुआ है ने। कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है ने। तो ने के लिए क्या होगा, जैसे राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने खाना खाया। ठीक है, तो इसमें ने आ रहा है, राम ने खाना खाया। ठीक है, और जिसमें भी ये सेंटेंस आता है इस प्रकार का, जैसे ने आता है, तो हम उससे इसे पहचान सकते हैं कि इसमें जो कर्ता है वो हमारा राम है। ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई कर्ता अवश्य होगा। जैसे गीता ने पाठ पढ़ा या सोहन ने आम खाया, इस प्रकार से जो होता है, यानी उसमें कोई ना कोई अगर उसमें कर्ता होता है, उसके साथ में नहीं जुड़ा होता है, तो हम वहाँ पर उसे कर्ता कारक कह सकते हैं। यानी उसमें कर्ता होना चाहिए। तो इसमें कर्ता क्या है, हमारा राम है, और इसका चिन्ह जो है हमारा ने है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसमें ये एक एक चिन्ह को हम जानते हुए चलेंगे। इसमें नंबर 2 है कर्म। कर्म को होता है को, यानी जो हमारा कर्म है उसके आगे लगता है को। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी अगर ने आ गया, राम ने, अगर इसके आगे लगा दे हम सीता को, राम ने सीता को, राम ने सीता को अपने साथ ले गए, या इस तरीके से जो वाक्य होते हैं जिसमें को लगा हुआ होता है वो हमारे साथ में। जैसे राम ने रावण को मार दिया, राम ने रावण को मार दिया। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं, जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, इस प्रकार से जो होते हैं ये वाले जिनमें को लगा हुआ होता है वो हमारे कर्म पर आधारित होते हैं, यानी जिसमें कर्म उसमें दर्शाया जाता है कि कर्म का मतलब कार्य उसमें दर्शाया जाता है। तीसरा आता है करण। करण का मतलब होता है कारण, यानी किस कारण से, किस कारण से। जैसे इसमें है से द्वारा या, जैसे हम देखते हैं इसमें चाकू, चाकू से, चाकू से फल काटा गया, चाकू से फल काटा गया। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे फल काटा गया, चाकू से फल काटा गया। ठीक है, इस प्रकार से। या जैसे तीर से, या राम ने तीर से रावण को मार दिया, वह कलम से लिखता है,
ठीक है, वह कलम से लिखता है। तो ये जो है हमारे करण कारक में आते हैं, यानी वो कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है। ठीक है, जैसे चाकू का या पेन का कलम सा, वह कलम से लिखता है। ठीक है, वह हाथ से खाता है, वह साइकिल से जाता है। तो ये जो होते हैं वो हमारे करण कारक में आते हैं कि कार्य किसके द्वारा हो रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं चाकू से, तीर से, या साइकिल से, या जो कुछ भी जिसके द्वारा, या हाथ से, पेन से, पेंसिल से, इस तरीके जो होते हैं वो हमारे कर्ण कारक में आते हैं। तो ये सभी हमारे कर्ण कारक में, या अगर उस सेंटेंस में इस प्रकार के प्रयोग है कि वो कार्य किसके द्वारा हो रहा है, तो वहाँ पर कर्ण कारक होता है। तीसरा होता है संप्रदान। अगला यानी जो हमारा चौथा है, अगला जो कारक है वो है संप्रदान। तो संप्रदान में होता है को अथवा के लिए, को या के लिए। ठीक है, को या के लिए। इसमें कैसे, जैसे खाने के लिए खाना दो, खाने के लिए खाना दो, या नहाने के लिए पानी दो। इस प्रकार से जो होता है हमारे, वो हमारे संप्रदान कारक में होते हैं, यानी दूसरे को देना इस तरीके से, यानी प्रदान करना। प्रदान का मतलब होता है दूसरे को प्रदान करना। जैसे खाने के लिए खाना लाओ, पीने के लिए पानी लाओ, ठीक है, जाने के लिए साइकिल लाओ। इस प्रकार से यानी जो उसमें संप्रदान यानी के लिए जहाँ पे वर्ड आते हैं उसके लिए, वहाँ पर जैसे माँ ने मोहन को खाने के लिए खाना दिया। ठीक है, या सोहन ने खाने के लिए एक फल लाया, सोहन एक खाने के लिए फल लाया। ठीक है, तो वह किस लिए कर रहा है उस काम को, वहाँ पर संप्रदान हो जाता है, वह कार्य किस लिए किया गया है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं अगला कारक और देखेंगे उदाहरणों से हम। तो अगला हमारा कारक है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलगाव। अलगाव का मतलब अलग होना। ठीक है, अलग होना, यानी एक वस्तु दूसरी से किस प्रकार से अलग होती है, वहाँ पर अपादान होता है। जैसे वह पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा यानी वह पेड़ से अलग हो गया, पेड़ से अलग हो गया। वह साइकिल से गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। वह गांव से शहर को जाता है, यानी गांव से वह अलग हट रहा है। ठीक है, या और बहुत से, जैसे आसमान से बूंद गिरती है, आसमान से बूंद गिरती है। इस प्रकार के यानी जो एक वस्तु दूसरी से अलग होती है। जैसे वह छत से कूद पड़ा, तो कहाँ से कूदा, छत से, वह छत से जो है अलग हो रहा है। तो इस प्रकार से उदाहरणों से यानी जहाँ से वो अलग होता है हम उसे जान सकते हैं कि वह किस प्रकार से अलग हुआ। पेड़ से पत्ता गिरा, या बंदर छत से कूदा, वह साइकिल से गिरा, वह घोड़े से गिरा। तो इस प्रकार जो हमारे वाक्य होते हैं वो सारे अलगाव में आते हैं, अर्थात वो अपादान कारक में आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अधिकरण। अधिकरण में होता है आधार। आधार का मतलब कोई वस्तु कहाँ पर टिकी हुई है, कोई वस्तु कहाँ पर टिकी हुई है। जैसे पेड़ पर फल लगे हुए हैं, पेड़ पर फल लगे हुए हैं, या पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो कहाँ पर रखी है, मेज पर। ठीक है, तो मेज पर रखी है, इसलिए हमारा ये क्या है, आधार है। ठीक है, गिलास में पानी भरा है, वो भी उसी में आता है, तो पानी कहाँ पे भरा है, गिलास में। या और बहुत सारे उदाहरण होते हैं। कोई भी जैसे
रोटियां प्लेट में रखी है या कप में चाय है, इस तरीके से जो वस्तु जहाँ पर रखी हुई होती है उसे हम अधिकरण में लाते हैं, यानी कोई वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे उदाहरण होंगे तो आप इनसे जान सकते हैं कि कोई वस्तु किस प्रकार से आधार उसमें टिका हुआ होता है, तो वहाँ पर जो है हमारे अधिकरण होता है कि कोई वस्तु कहाँ पर टिकी हुई है। ठीक है, कलम मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये सारे जो हमारे अधिकरण में आते हैं। आगे देखते हैं संबंध, यानी संबंध में जो है क्या होता है, एक तरीके से ये जानिए कि किसका किसका, यदि हमें उस वाक्य में किसका उत्तर मिल रहा है, यानी किसका उत्तर मिल रहा है, तो वहाँ पर हम उसे संबंध बताते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, तो किसकी है, मेरी। यह सोहन की किताब है, किसकी है, मेरी है। सोहन की किताब है, सोहन की है। तो ये जो संबंध होता है, वह मेरा पुत्र है, वह मेरी बेटी है, इस प्रकार से है, वह मेरी साइकिल है, वह मेरी खाट है, ये सारे जो होते हैं हमारे, यानी किसका, वह मेरी कलम है, तो ये सारे जो हम संबंध बताते हैं, मेरा, मेरी, तेरा, तेरा, उसका, उसकी। ठीक है, यह सोहन की पुस्तक है, इस प्रकार से, जैसे यह सोहन की कलम है, तो ये जो हम उसमें संबंध बताएंगे तो कि किसका है, तो उसे हम संबंध में, कारक में लिख सकते हैं। यानी अगर उसमें संबंध बताया जा रहा है कि यह, जैसे यह सोहन के पिताजी हैं, तो किसके हैं, सोहन के, तो संबंध बताया सोहन का पिताजी से। यह मेरी बहन है, इस प्रकार से जो उसमें संबंध बताया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अब एक होता है लास्ट वाला संबोधन। संबोधन का मतलब होता है सीधा सीधा आवाज़ मानना, यानी यदि हम किसी को जोर से आवाज़ लगाते हैं, उसका संबोधन करते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसे संबोधन कहा जाता है। जैसे अरे, ओ, इस प्रकार की जो आवाज़ें होती हैं, जैसे अरे, ओ, ये सब जो आवाज़ें हम लगाते हैं तो वो सारी हमारी संबोधन में आती है। तो ये कारक आप सेंटेंस के यानी शब्दों के आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का प्रयोग होता है। तो कारक सबसे पहले 8 प्रकार के, कर्ता के साथ में ने जुड़ा हुआ है, कारण के साथ में को है, कारण के साथ में जिसके द्वारा वह कार्य होता है, जैसे तीर से या पेन से, संप्रदान यानी किसके लिए वो कार्य हो रहा है, अपादान यानी जहाँ से वो वस्तु अलग हो रही है, छत से, पेड़ से, उसके आगे अधिकरण यानी कोई वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो आगे संबंध यानी वह किसका है, यानी किसी का भी हो सकता है, मेरा, तेरा या सोहन का, मोहन का, इस तरीके से जो संबंध बताया जाता है, जैसे यह उसका कलम है, यह मेरी किताब है। और उसके बाद में होता है संबोधन, जैसे अरे या ओ करके जो हम आवाज़ें लगाते हैं वो सारे हमारी संबोधन में आते हैं। तो इस प्रकार से 8 हमारे कारक होते हैं। तो इन 8 कारकों को आप भले प्रकार से टेबलें बना सकते हैं और उदाहरण अपने आप से बनाकर लगाएं। ठीक है, तो जब ज़्यादा आप सीखेंगे, तो करके अगर सीखते हैं हम तो उससे ज़्यादा हमारा प्रभाव पड़ता है, उसे हम ज़्यादा देर तक उसे हम याद रख सकते हैं। तो हम इन सब सेंटेंसों को पहले इस टेबल को बनाएंगे, फिर उसके आगे अपने आप एक सेंटेंस बनाएंगे कि हम उसे देखेंगे कि हमने सही बनाया है अथवा नहीं बनाया है, कि उसमें इसका प्रयोग है या नहीं है, कि उसमें कौन सा कारक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम कारकों को टेबल बना करके अपने आप सेंटेंस बनाएं कि उसका प्रयोग उसमें करें, तब जा करके हमारे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यदि हमारी सीरीज आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप खुद करके सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।